नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन गोस्वामी ओनो स्टडी चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि भारतीय संविधान की विशेषताएं और प्रिएम्बल, इसके साथ ही साथ हमने कल की कक्षा में देखा पार्ट फर्स्ट को, जिसका शीर्षक था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और इसमें हम जो लास्ट फेज चल रहा था हमारा, वो था कि फजल अली आयोग जो बिठाया गया था और उसकी सिफारिशें जो थी उसके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। तो दोस्तों, 1956 में जब फजल अली आयोग ने अपनी सिफारिशें पेश की थी, राज्य पुनर्गठन आयोग, जब इसने अपनी सिफारिशें पेश की तो इसने कहा था कि जो राज्यों का आधार हो वो हो कि भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखा जाए कि एक राज्य की एक भाषा नहीं होना चाहिए, एक राज्य की एक भाषा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था है उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा कि 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की जब सिफारिशें आई तो सरकार ने क्या किया, इसकी सिफारिशों को मानते हुए और राज्य पुनर्गठन करना शुरू कर दिया। तो क्रमवार हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं कि कौन से राज्य से किस राज्य का निर्माण हुआ और किन किन भाषाओं के आधार पर कौन कौन से राज्य का निर्माण हुआ। इसके साथ ही साथ देखेंगे हम कि जो सिक्किम था, गोवा जिस पे पुर्तगाली शासन था, कब आज़ाद हुआ, कौन से ऑपरेशन के तहत आज़ाद हुआ, ये सब हम आज देखने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो राज्यों का नाम परिवर्तन हुआ, जैसा कि फर्स्ट चैप्टर में सब कुछ उल्लेखित है कि संसद जो है नाम में परिवर्तन कर सकती है, राज्यों का गठन कर सकती है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है। अब यहाँ पे जो है अपनी संसद जो है अपनी शक्ति का प्रयोग करेगी। तो देखेंगे हम कि संसद ने किस शक्ति के प्रयोग के तहत, किस आर्टिकल के तहत राज्यों का निर्माण किया, राज्यों की सीमा में परिवर्तन किया, राज्यों के नाम में परिवर्तन किया, ये सब हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखने वाले हैं कि सबसे पहला जो राज्य था, ऐसा कौन सा राज्य था जिसका पुनर्गठन किया गया। तो 1953 में जब भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाया गया था आंध्र प्रदेश, उसके बाद जो है 1956 में बम्बई एक राज्य हुआ करता था, बम्बई, जिसमें दो भाषाई लोग रहते थे मुख्य रूप से। एक थे गुजराती और एक थे मराठी। तो इन दोनों भाषाई आधार पर क्या किया गया, बम्बई राज्य से एक तो गुजरात राज्य का निर्माण कर दिया गया, गुजरात, और क्या किया गया, मराठी राज्य से महाराष्ट्र। तो 1956 में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर बम्बई को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। एक था गुजरात, जिसमें जो मुख्यतः बोलने वाले लोग थे वो थे गुजराती, और एक था महाराष्ट्र, जिसमें मुख्यतः जो बोलने वाले लोग थे अधिकतर वो थे मराठी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गुजरात की जो है एकमात्र भाषा गुजराती है या महाराष्ट्र की एकमात्र भाषा मराठी है, ऐसा कतई नहीं है। तो हमने देखा कि 1956 में बम्बई से दो राज्य बना दिए गए, एक तो गुजरात और एक महाराष्ट्र। और इसके बाद ही हम देखेंगे कि जो दादर और नागर हवेली थी, दादर और नागर हवेली, दरअसल 1954 से पूर्व यहाँ पे क्या हुआ करता था, 1954 से पूर्व यहाँ पे पुर्तगाली शासन हुआ करता था। दरअसल पुर्तगाली शासन जो है वो मुख्यतः गोवा, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, इन क्षेत्रों पे था, और लगभग उन्होंने 450 वर्षों तक शासन किया था। तो उन्होंने दादर और नागर हवेली पे क्या किया, शासन किया था 1954 से पूर्व। जब इसे आज़ाद कराया गया तो 10वें संविधान संशोधन के तहत, 10वें संविधान संशोधन के तहत
10वें संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया गया, इसे संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया, संघ शासित क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया। कौन से, आपसे पूछ लेगा कि दादर और नागर हवेली को कौन से अमेंडमेंट के तहत संघ शासित क्षेत्र का दर्जा मिला, तो आपको बताना है कि जो 10वां संविधान संशोधन था, उस संविधान संशोधन के तहत दादर और नागर हवेली को क्या, संघ शासित क्षेत्र का दर्जा मिला। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट है, ये दरअसल 10वां जो संविधान संशोधन है 1961 में हुआ था। कब हुआ था, 1961 में। अब जो नेक्स्ट है हमारा, कि जो नेक्स्ट जो पुर्तगाल शासन किया करते थे, वो है एक गोवा, एक है गोवा और एक है दमन और दीव। क्या है, गोवा एवं दमन और दीव, दमन और दीव। इन क्षेत्रों पर क्या था, पुर्तगाल का शासन था, गोवा, दमन और दीव। तो 1961 में सरकार ने क्या किया, 1961 में क्या किया, ऑपरेशन विजय चलाया। क्या चलाया, OPERATION, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के माध्यम से पुलिस कार्रवाई करके इन दोनों क्षेत्रों को क्या किया, आज़ाद कराया भारत सरकार ने पुर्तगाल के क्षेत्र से। तो पुर्तगाल का जब इस पे से अधिकार समाप्त हो गया, तो सरकार ने क्या किया, 12वें संविधान संशोधन के तहत, 12वें संविधान संशोधन के तहत, संविधान संशोधन के तहत 12वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, 1962 में इन्हें संघ शासित क्षेत्र का दर्जा मिल जाएगा, संघ शासित क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो देखा हमने कि जब गोवा और दमन और दीव पे 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत पुर्तगाल से ये क्षेत्र आज़ाद कराए गए, तो 12वें संविधान संशोधन के तहत 1962 में इन क्षेत्रों को क्या किया गया, संघ शासित क्षेत्र का दर्जा दिया गया। और इसके साथ ही साथ 1987 में, और इसके साथ ही साथ 1987 में क्या किया गया, 1987 में क्या किया गया, इन्हें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। किसका, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो दरअसल ये जो हिस्ट्री है हमारी गोवा और दमन और दीव की, ये दरअसल 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत इन्हें आज़ाद कराया गया। 12वें संविधान संशोधन के तहत 1962 में इन्हें संघ शासित क्षेत्र का दर्जा दिया गया, और 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1987 में ये क्वेश्चन कई बार बना है कि गोवा को भारत का राज्य कब बनाया गया, या कौन से संविधान संशोधन के तहत बनाया गया। तो दरअसल संविधान संशोधन तो तब होता है जब वो कोई नया राज्य अस्तित्व में आए, लेकिन जब कोई संघ शासित क्षेत्र अगर राज्य बनता है तो उसके लिए किसी अमेंडमेंट, मतलब साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, उसे अमेंडमेंट नहीं माना जाता। तो गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसके साथ ही साथ जब हम नेक्स्ट देखें कि 1987 में गोवा को जब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, जो नेक्स्ट राज्य था उसके बारे में हम बात करें तो सिक्किम एक राज्य हुआ करता था। क्या हुआ करता था, सिक्किम एक राज्य हुआ करता था। इस पर चोग्याल वंश का शासन हुआ करता था। किसका, चोग्याल वंश का शासन हुआ करता था। तो 1947 से पूर्व की अगर हम स्थिति देखें, 1947 से पूर्व की अगर हम इसकी स्थिति देखें तो हमने देखा कि ये जो है ब्रिटिश के अधीन था, लेकिन 1947 के बाद क्या किया, इसके सुरक्षा की गारंटी किसने ले ली, भारत सरकार ने। किसने ले ली, भारत सरकार ने।
और भारत सरकार ने दरअसल मुख्य रूप से 3 विषयों, एक विदेश प्रभार, एक संचार और एक रक्षा, ये 3 क्षेत्रों की गारंटी ले लें। विदेश, संचार और रक्षा, ये 3 विषय मुख्य रूप से भारत सरकार के पास थे, बाकी सब सिक्किम राज्य के अधीन थे। तो 1974 में क्या हुआ, 1974 में सिक्किम ने क्या किया, सिक्किम ने कहा कि हम भारत राज्य में शामिल होना चाहते हैं, भारत संघ में शामिल होना चाहते हैं। तो 1974 में एक 35वां संविधान संशोधन लाया गया, 35वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत सिक्किम को क्या किया गया, संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया, संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन इससे भी सिक्किम की जो महत्वाकांक्षाएं थी वो पूर्ण नहीं हो पा रही थी। तो क्या हुआ, जो 1975 में क्या किया गया, सिक्किम में जनमत कराया गया, जनमत संग्रह जनमत कराया गया और चोग्याल वंश को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। चोग्याल वंश को समाप्त कर दिया गया, चोग्याल वंश को समाप्त कर दिया। और क्या कर दिया गया, सिक्किम को क्या कर दिया गया, भारत का राज्य, सिक्किम को भारत का राज्य बना दिया गया। और 36वें संविधान संशोधन के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 36वें संविधान संशोधन के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सिक्किम को जो है कौन से अमेंडमेंट के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो ये 36वां अमेंडमेंट है जिसके तहत सिक्किम को क्या है, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट जो है, जो जहाँ से क्वेश्चन उठता है वो है 2000 में, सन 2000 में जो है 3 राज्यों का गठन किया गया था, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड ये 3 राज्य थे, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। दरअसल ये जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ का निर्माण कहाँ से हुआ, झारखंड का निर्माण कहाँ से हुआ और उत्तराखंड का निर्माण कहाँ से हुआ। दरअसल उत्तराखंड का जो निर्माण है वो उत्तर प्रदेश से हुआ था। दरअसल जो उत्तराखंड का निर्माण है कहाँ से हुआ था, उत्तर प्रदेश से। और जो छत्तीसगढ़ है उसका एमपी से हुआ था, कहाँ से, एमपी से। और जो झारखंड है उसका हुआ था बिहार से। बिहार से अलग करके झारखंड का निर्माण किया गया था और मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ का और उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड का। और इन तीनों राज्यों का गठन सन 2000 में किया गया था, सन 2000 में किया गया था। और छत्तीसगढ़ जो है 26वां राज्य बना, कौन सा, 26वां। और उत्तराखंड जो है वो 27वां राज्य बना, 27वां। और झारखंड जो है वो 28वां राज्य बना। कभी कभी ये पूछ लेता है कि कौन से नंबर का राज्य बना। तो हमने देखा कि सन 2000 में 3 राज्यों का गठन किया गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। और जो छत्तीसगढ़ जो है वो उसका निर्माण हुआ था मध्य प्रदेश राज्य के तहत, मध्य प्रदेश से अलग करके, झारखंड का बिहार से अलग करके और उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके। अब जो है 2014 में क्या किया गया, तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया, तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। तेलंगाना राज्य का निर्माण किस राज्य से अलग करके किया गया, सबको पता है, आंध्र प्रदेश से अलग करके। किससे,
आंध्र प्रदेश से अलग करके। तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये सब चीज़ें हमने देखी कि किस राज्य का निर्माण कहाँ से किया गया, कौन से किस दूसरे राज्य से किया गया, किन राज्यों का विभाजन करके अन्य राज्यों का निर्माण किया गया। इसके साथ ही साथ जो सिक्किम की अवस्थिति थी वो क्या थी, गोवा, दमन दीव और जो दादर एवं नागर हवेली थी उन्हें किस तरह राज्य बनाया गया, संघ शासित क्षेत्र बनाया गया, और जो पुर्तगाल का शासन था तो उसे कैसे समाप्त किया गया। 1961 में जो है गोवा को पुर्तगाल के शासन से ऑपरेशन विजय के तहत छुड़ाया गया वहाँ से। तो ये सब हमने इसमें देखा। तो दोस्तों जो पार्ट फर्स्ट था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसके तहत जो है आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4, जिसमें हमने राज्यों का निर्माण कैसे होता है, राज्यों की सीमाओं का परिवर्तन कैसे होता है और राज्यों में परिवर्तन करने की शक्ति किसमें है। इसके साथ ही साथ अगर शक्ति जो संसद में है, संसद ने उस शक्ति का निर्माण करते हुए नए राज्यों का गठन कैसे किया और कौन कौन से राज्यों का गठन किया, ये सब हमने देखा। और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि छत्तीसगढ़ का निर्माण कहाँ से, किस राज्य से हुआ था, और उत्तराखंड का जो विभाजन है किस राज्य से किया गया था, और उत्तराखंड कौन से राज्य का, कौन से नंबर का राज्य था। तो ये सब हमने देखा। अब हम जो है नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हमारा नागरिकता। तो दोस्तों जो पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट ये हमारा आज समाप्त होता है। इसके जो MCQ हैं, इसके जो MCQ हैं और जो पार्ट 2 के MCQ हैं, पार्ट 2 के MCQ हम इन्हें साथ में कराएंगे क्योंकि ये दोनों इंटरलिंक हैं, क्योंकि ये दोनों इंटरलिंक हैं। तो दोस्तों हम आज ही स्टार्ट करते हैं नागरिकता। क्या स्टार्ट करते हैं? नागरिकता। तो सिटीजनशिप, नागरिकता। नागरिकता जो है इसके बारे में पहले हम बेसिक नॉलेज ले लें। तो नागरिकता जो है संविधान के पार्ट 2 में वर्णित की गई है। किसमें? पार्ट 2 में। और आर्टिकल जो है आर्टिकल 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11 तक वर्णित है। ये इसकी बेसिक नॉलेज है। लेकिन यदि हम थोड़ा डीप में जाएं और समझें कि दरअसल नागरिकता जो है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, एक नागरिक किसे कहते हैं और उस नागरिक के उस देश में क्या क्या लाभ होते हैं, और इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि नागरिकों को मिलने वाले विशेषाधिकार, और इसके साथ ही साथ हम देखने वाले हैं कि विदेशी व्यक्तियों को कोई अधिकार मिलते हैं किसी अन्य देश में या नहीं, या केवल नागरिकों को मिलते हैं। ये सब हम इसके तहत देखने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नागरिकता है या नागरिक कहें, नागरिक क्या होता है। तो दरअसल किसी भी देश में दो तरह के व्यक्ति होते हैं। किसी भी देश में दो तरह के व्यक्ति होते हैं। किसी भी दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक होता है जिसे हम नागरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नागरिक। और एक होता है जिसे हम गैर नागरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैर नागरिक। गैर नागरिक, गैर नागरिक, या सामान्यतः हम कहें तो इसे हम विदेशी बोल देते हैं सामान्यतः। तो दोस्तों इसमें देखने वाली बात यह है कि नागरिक जो होता है उसे उस देश में सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। क्या होता है? पहली चीज, उसे उस देश में देश में सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। पहली चीज। और अगर विदेशियों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो विदेशियों के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि उसे
कुछ सिविल राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। जब यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछता है तो वो आपको स्टेटमेंट दे देगा कि जो विदेशी लोग होते हैं उन्हें भारत में सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। कोई भी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्हें कुछ सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। हम ये देखने वाले हैं कि कौन कौन से सिविल अधिकार प्राप्त होने वाले हैं। तो हमारा स्टेटमेंट है, जो नागरिक होता है उसे उस देश में सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि कौन से सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि फर्स्ट जो है आर्टिकल 15, ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। केवल नागरिकों को प्राप्त है। क्या कहता है 15? आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। ये क्या कहता है? आर्टिकल 15। लेकिन आर्टिकल 15 जो है इनको प्राप्त नहीं है, तो यानी कि ये प्राप्त नहीं है। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समता, ये इनको प्राप्त नहीं है। तीसरा क्या कहता है कि आर्टिकल 17 जो है कहता है किसी भी व्यक्ति के साथ या अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। ये क्या है? इनको प्राप्त है। तो हमने देखा कि जो नागरिकों को प्राप्त हैं कुछ अधिकार, वो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। लेकिन कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जो नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को प्राप्त हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है कि देश में सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। और कुछ सिविल, तो हमने देखा कि कुछ सिविल जो अधिकार हैं वो विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं। मतलब विदेशियों को भी भारत में या कहें तो अन्य देशों में, और विदेशियों को भी कुछ न कुछ तो अधिकार मिलते ही हैं। ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पर विदेशियों को कोई भी अधिकार न मिले। कोई ना कोई ऐसा सिविल अधिकार होगा जो हर देश में विदेशियों को प्राप्त होगा। तो हमने देखा कि नागरिकों को होने वाले फायदे और विदेशियों के अधिकार, ये क्या है? ये एक देश में दो तरह के व्यक्ति होते हैं जिन्हें ये अधिकार वर्णित किए गए हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कि नागरिकता की, या हम कहें कि किसी देश नागरिक होने के जो नागरिक है, नागरिक व्यक्ति, नागरिकता के संदर्भ में संविधान में क्या प्रोविजन किया गया है? संविधान में क्या प्रोविजन है नागरिकता के संदर्भ में? संविधान में प्रोविजन, संविधान क्या कहता है? तो दरअसल संविधान में नागरिकता के संदर्भ में कोई विस्तृत मतलब वर्णन नहीं किया गया है, एक संक्षिप्त रूप से उल्लेख किया गया है। दरअसल नागरिकता के संदर्भ में संविधान केवल एक ही कहता है कि जो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के जब लागू हुआ था, उस समय कौन कौन नागरिक है, ये प्रोविजन था किसमें? संविधान में। कि जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय भारतीय नागरिक कौन कौन है। और इसके साथ ही साथ एक बात और कहता है भारतीय संविधान कि संसद जो है क्या कर सकती है? नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। अब हमने क्या देखा
कि संसद ने किसको अधिकार दे दिया नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का? संसद को। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर कि कि जो नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति किस में है? तो ऑप्शन दे दिया जाएगा कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट और संसद। तो आपको क्या टिक करना है? संसद। तो हमने देखा कि संविधान में क्या प्रोविजन है और संविधान जब लागू हुआ था उस समय देश का कौन नागरिक हो सकता था, और उसके बाद संसद ने क्या क्या प्रोविजन किया है कानून जो है नागरिक बनने के लिए, और संसद ने किन अधिकारों का, इस शक्ति का प्रयोग करते हुए कौन कौन से बनाए हैं। तो दोस्तों सबसे पहला देखते हैं हम कि संविधान लागू होने के समय भारत देश का नागरिक कौन था। संविधान लागू होने के समय भारत देश का नागरिक कौन था? तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 के समय भारत देश का नागरिक कौन था? तो दरअसल पहली चीज अगर हम देखें कि जो व्यक्ति यहाँ का मूल निवासी है, मतलब 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर रह रहा हो, जो व्यक्ति यहाँ का मूल निवासी है और निम्न 3 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करता है। मूल निवासी हो और क्या करता हो? कोई एक शर्त पूरी करता हो, कोई एक शर्त पूरी करता हो। अब वो शर्तें कौन सी हैं? तो वो जो शर्तें हैं वो हैं, पहली है कि वो या तो इस देश में जन्मा हो। क्या है? फर्स्ट, देश में जन्मा हो, इसी देश में जन्मा हो। दूसरा, उसके माता पिता में से, उसके माता या पिता में से कोई इस देश में जन्मा हो, इस देश में जन्मा हो। और जो तीसरी है वो है कि संविधान के लागू होने से पूर्व, संविधान के लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से यहाँ रह रहा हो। तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को पहली टाइप के वे व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जो व्यक्ति यहाँ का मूल निवासी हो और इन तीनों में से कोई एक शर्त पूरी करता हो। और ये शर्त उल्लिखित की गई हैं कि या तो इस देश में वो व्यक्ति जन्मा हो जो यहाँ का मूल निवासी है, या उसके माता पिता में से कोई एक जन्मा हो, या संविधान के लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से यहाँ से रह रहा हो। यदि इनमें से तीनों में से कोई एक शर्त पूरी होती है तो वो व्यक्ति जो है भारत का नागरिक कहलाएगा। अब दूसरे टाइप के व्यक्ति कौन थे? तो दूसरे टाइप के व्यक्ति जो थे वो थे कि वे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत प्रवेशन किया हो, उन व्यक्तियों को भी, जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आ गए हों, कब तक आ गए हों? 19 जुलाई
1948, 19 जुलाई 1948 तक भारत आ गए। उन व्यक्तियों को भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी बशर्ते 6 महीने पहले तक, मतलब रजिस्ट्रेशन कराने से 6 महीने पहले तक यहाँ पर निवास करना पड़ेगा और उसके बाद उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। इसके बाद ये जो वर्णित किया गया है ये आर्टिकल 6 में वर्णित है। इसके बाद वे व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गए हों, भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गए हों और साथ ही और बाद में क्या हुआ हो, बाद में भारत पुनः वापस आ गए हों, तो ये जो व्यक्ति हैं वे व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गए और बाद में पाकिस्तान से भारत में पुनः वापस आ गए, ऐसे व्यक्ति भी भारत के नागरिक बन सकते हैं बशर्ते इन्हें भी 6 महीने तक रहना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन कराने से पूर्व। तो ये व्यक्ति भी क्या हो सकते हैं, भारत के नागरिक बन सकते हैं। और एक इसे जो है आर्टिकल 7 में वर्णित किया गया है। किसमें? आर्टिकल 7 में। और जो आर्टिकल 8 है वो कहता है कि वे व्यक्ति जो न तो यहाँ के मूल निवासी हैं और न जो है आर्टिकल 6 और 7 के तहत क्या कर सकते हैं, नागरिकता ले सकते हैं। उन व्यक्तियों के लिए एक विशेष प्रोविजन है। इसमें कहा गया है कि वे व्यक्ति जो भारत के मूल निवासी नहीं हैं, यदि उनके माता पिता अविभाजित भारत में पैदा हुए हों तो वे व्यक्ति भी क्या कर सकते हैं, भारत की नागरिकता ले सकते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि 26 जनवरी 1950 तक यानी कि भारतीय संविधान के लागू होने तक भारत का नागरिक कौन कौन बन सकता, या उस समय भारत का नागरिक कौन था ये कह सकते हैं। तो हमने डिटेल्ड में देखा। इसके बाद हम जो है देखेंगे, इसके बाद जो है हम देखने वाले हैं कि जो संसद ने नागरिकता संबंधी जो शक्ति मिली थी उसे संसद को, उसका प्रयोग करते हुए क्या किया, नागरिकता अधिनियम पास किया। क्या किया? नागरिकता अधिनियम पास किया 1955। इसमें क्या प्रावधान किए गए थे, संसद ने ऐसे क्या क्या प्रावधान किए गए थे जिसके तहत कोई व्यक्ति जो है क्या कर सकता है, नागरिकता अर्जन कर सकता है। नागरिकता की समाप्ति के आधार क्या बताए गए थे, और इसके साथ ही साथ जो है हम देखेंगे कि पहली चीज देखेंगे कि इसमें प्रावधान क्या है, प्रावधान। और इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड जो है समाप्ति के आधार, प्रावधान क्या है, समाप्ति के आधार क्या है, विशेषता क्या है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं कि जो संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया था उसके तहत क्या प्रावधान किए गए नागरिकता अर्जन के, नागरिकता
अर्जन, अर्जन बोलते हैं मतलब प्राप्ति। नागरिकता अर्जन के प्रावधान क्या थे, समाप्ति के आधार क्या थे और विशेषताएं क्या थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नागरिकता अधिनियम जो है उसमें प्रावधान क्या होता है, नागरिकता अधिनियम के प्रावधान क्या होता है। तो नागरिकता अधिनियम के प्रावधान, नागरिकता अधिनियम के प्रावधान, नागरिकता अधिनियम में अर्जन के प्रावधान, अर्जन के प्रावधान क्या थे। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि 5 तरह के प्रावधान किए गए, कि 5 तरह से आप क्या कर सकते हैं, नागरिकता की प्राप्ति कर सकते हैं। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर, और 2 तरह के प्रावधान थे कि जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, तीसरा था रजिस्ट्रेशन, चौथा था प्राकृतिक आधार पर, प्राकृतिक आधार पर, और जो 5वां था वो था क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर, क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर। आपसे नॉर्मल यही पूछा जाता है बस कि नागरिकता अधिनियम में अर्जन कितने तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। तो जो है जन्म, वंश, रजिस्ट्रेशन, प्राकृतिक आधार पर और क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर, इन आधारों पर क्या है, कोई व्यक्ति जो है भारत देश की नागरिकता अर्जित कर सकता है। जन्म और वंश सब समझते हैं, रजिस्ट्रेशन और प्राकृतिक आधार और क्षेत्र समाविष्टि। क्षेत्र समाविष्टि का मतलब होता है जैसे कि भारत ने कोई क्षेत्र अधिग्रहित कर लिया, किसी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, तो अब ऐसा नहीं है कि वहाँ के एक एक मतलब व्यक्ति को और अलग अलग से नागरिकता प्रदान की जाएगी। एक घोषणा के माध्यम से संसद द्वारा या सरकार द्वारा जो है एक घोषणा की जाएगी और उस घोषणा के माध्यम से उस क्षेत्र के जितने भी व्यक्ति होंगे वो व्यक्ति क्या किए जाएंगे, नागरिक बन जाएंगे। तो क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर। तो ये जो आधार हैं, इन आधारों पर क्या मिलेगी, यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो देखने वाली है कि जो यहाँ का राष्ट्रपति बनता है, राष्ट्रपति बनता है, भारत देश का राष्ट्रपति बनता है, वो 2 तरह की नागरिकता प्राप्त की हो उस व्यक्ति ने। एक तो वो या तो जन्म से नागरिक हो, जन्म से नागरिक हो, जन्म से नागरिक हो, या फिर उसने प्राकृतिक आधार पर नागरिकता प्राप्त की हो। किस पे, प्राकृतिक आधार पर नागरिकता प्राप्त की हो, तो वो व्यक्ति जो है क्या कर सकता है, हमारे देश का राष्ट्रपति बन सकता है। ये 2 आधार हैं। इस बार यूपीएससी में जो है क्वेश्चन बना था कि भारत देश की जो राष्ट्रपति है, एक स्टेटमेंट था एक क्वेश्चन में कि भारत देश का राष्ट्रपति जो है केवल जन्म के आधार पर राष्ट्रपति बनता है। तो वो स्टेटमेंट गलत था। जन्म के आधार पर और प्राकृतिक आधार पर नागरिकता अगर उसने ग्रहण किया तो वो व्यक्ति जो है यहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अमेरिका में क्या है, अमेरिका में है, अमेरिका में जो है, अमेरिका में जो है यदि कोई व्यक्ति जन्म से नागरिक है, जन्म से
नागरिक है तभी उस देश का राष्ट्रपति बन सकता है, तभी उस देश का राष्ट्रपति बन सकता है, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। तो यदि कोई व्यक्ति जन्म से नागरिक है तभी उस देश का राष्ट्रपति बन सकता है, यानी कि अमेरिका का नागरिक बन सकता है, अन्यथा नहीं। ये अमेरिका के संदर्भ में प्रोविजन है। तो दोस्तों हमने जो है आज देखा मतलब नागरिकता से संबंधित कि नागरिक व्यक्ति क्या होता है, विदेशी व्यक्ति को क्या अधिकार हैं। हम अभी देखने वाले हैं अगले लेक्चर में कि नागरिकता की विशेषताएं क्या हैं और जो नागरिकता अर्जन के जो 5 तरीके हैं वो भी हमने देखे। इसके बाद हम देखेंगे कि नागरिकता की समाप्ति के आधार क्या हैं और इसके साथ ही साथ फिर हम देखेंगे जो इस टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट हैं वो हैं, एक है CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एक है NRC। ये दोनों हम अलग से पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज का लेक्चर जो है आज मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। और जो व्यक्ति आज नए जुड़े हैं और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार जुड़े हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसके साथ ही साथ हमारी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।